हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन से क्लास में। आज हम सभी बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। आज हम गुप्त साम्राज्य का परिचय जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इस प्रक्रिया को समझेंगे। इसके साथ साथ गुप्त साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत तथा विदेशी यात्री कौन कौन से आए, किन्होंने गुप्त साम्राज्य के बारे में विवरण किया, किन पुस्तकों से गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है, गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ, इन सब के बारे में जानेंगे। ये पहली क्लास है। शासकों के बारे में हम अगली क्लास से पढ़ना चालू करेंगे। आज हम 2 शासकों को देख भी लेंगे बेहतर तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से क्लास की। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और ये आपकी आदित्य बैच की क्लास नंबर 37 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से सेशन की। अगर मैं बात करूं गुप्त साम्राज्य की, तो लगभग 3री शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। लगभग 3री से 4थी शताब्दी के मध्य गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। और अगर मैं बात करूं कि जब भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हो रहा था तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी, भारत में कौन कौन से वंशों का शासन था, इन सबको भी हम आपको समझाएंगे और किस तरीके से गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ इनके बारे में भी हम जानेंगे। अगर मैं बात करूं साथियों, तो गुप्त साम्राज्य के उदय के कई रीजन थे। पहला रीजन ये था कि कुषाण वंश जो था वो कमजोर होने लगा था और वो विघटन की ओर बढ़ने लगा था। आप लिखेंगे कि गुप्त साम्राज्य के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो प्रमुख कारण में आप लिखेंगे कि कुषाण वंश का विघटन होने लगा था। कुषाण वंश का विघटन होने लगा था। कुषाण वंश का विघटन होने लगा था। अच्छा, ये जो गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश के शासक थे वो कुषाण वंश के ही सामंत हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? तो कुषाण वंश के सामंत हुआ करते थे गुप्त वंशीय शासक। तो आप कहेंगे कि गुप्त वंशीय शासक कुषाणों के ही सामंत थे। कुषाणों के ही सामंत थे। कुषाणों के ही सामंत थे। ये बात आप लिख लीजिएगा कि जब कुषाण वंश का अंत होने लगा, एक समय पर कुषाण वंश बहुत ही शक्तिशाली वंश था। इसने चीन के रेशम मार्ग पर भी कब्जा कर लिया था। मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया भी था। कनिष्क इसका सबसे महान शासक था, लेकिन जब इसमें भी अयोग्य शासक आए, कोई भी चीज अपने पीक पर पहुंचती है फिर वहां से नीचे जरूर गिरती है। कोई भी वंश ऐसा नहीं है जो कभी खत्म नहीं हुआ, हमेशा उसका शासन चलता रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, ये था कि पहले महान शासक आए, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं आप देखेंगे अयोग्य शासकों के कारण वंश का समाप्त होना तय हो जाता है। इसी के कारण आप देखेंगे कि कुषाण वंश एक समय पर सबसे शक्तिशाली वंश हुआ करता था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि इसका अंत होने लगा क्योंकि इसमें कोई भी योग्य शासक नहीं बचा। और जब कुषाण वंश का अंत होने लगा तो उसके पश्चात कुषाणों के ही सामंत हुआ करते थे गुप्त, या जिन्हें हम गुप्त वंशीय शासक कहते हैं। और जब इन्होंने देखा कि कुषाण कमजोर होने लगे तो इन्होंने अपने वंश की स्थापना करना शुरू कर दिया और उत्तर भारत में ये एक्टिव होने लगे और अपने वंश की स्थापना करना इन्होंने शुरू कर दिया। गुप्त वंश के जो प्रारंभिक शासक हुए वो सामंत रूप में ही शासन करते थे, लेकिन बाद में जब कुषाण की शक्ति खत्म होने लगी तो इन्होंने खुद एक नए वंश की स्थापना कर दी। इससे मैं आपको मैप के माध्यम से समझा देता हूँ। मान लीजिए ये इंडिया का मैप है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से बनाना नहीं आता इंडिया का मैप, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बस आपको समझाने की, तो आप समझ जाइएगा। मान लीजिए ये आपका इंडिया का मैप है। मुझसे एग्जैक्ट वैसा नहीं बनेगा, थोड़ा बड़ा ही बन गया है, तो थोड़ा आपको समझना है बस। मान लीजिए ये आपका इंडिया का मैप है। ओके, बस आपको समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली मैप बने या ना बने। ओके,
मान लीजिए ये आपका इंडिया का मैप है, ऐसा ही कुछ दिखता है इंडिया, मैंने थोड़ा वैसे ही बना दिया है बस आपको समझाने के लिए। आप यहाँ पर समझिए, मान लीजिए ये आपका भारत है, तो इस वाले क्षेत्र पर क्या होता था, इस वाले पूरे क्षेत्र पर, या आप देख सकते हैं पूरा लगभग उत्तर भारत पर क्या होता था कि यहाँ पर शासन करते थे कुषाण शासक, कुषाण वंशीय शासक यहाँ पर शासन करते थे। कुषाण वंश के शासक इस पूरे क्षेत्र पर लगभग उत्तर भारत के मथुरा तक आप देखेंगे, या आप कह सकते हैं पाटलिपुत्र तक, थोड़ा और हम बढ़ा दें, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर पूरा ऐसे कुषाण वंश का शासन हुआ करता था। और जब यहाँ पर कुषाण वंश का शासन था, इसके पश्चात आप देखेंगे भारत में ही कि ये वाला जो क्षेत्र था गुजरात का और मध्य प्रदेश का, यहाँ पर शक शासक हुआ करते थे। यहाँ पर कौन शासन हुआ करता था, तो यहाँ पर भैया शक शासकों का राज्य हुआ करता था। और इधर भैया हुआ करते थे इस वाले क्षेत्र पर लगभग आप देखेंगे सातवाहन। यहाँ पर कौन हुआ करता था, तो सातवाहन शासक हुआ करते थे, यहाँ पर शासन करते थे सातवाहन शासक। ओके, तो ये कुछ स्थिति थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुषाण वंश कमजोर पड़ने लगा, और आप देखेंगे कि तीसरी शताब्दी आते आते सातवाहन वंश एकदम समाप्त हो चुका था। आप सातवाहन वंश को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, लगभग इतने क्षेत्रों पर शासन हुआ करता था सातवाहन वंश का। और आप लिखेंगे कि तीसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में सातवाहन वंश का अंत हो गया, सातवाहन वंश का अंत हो गया, सातवाहन वंश का अंत हो गया। तीसरी शताब्दी आते आते क्या होने लगा था कि सातवाहनों का अंत हो गया था लगभग तीसरी शताब्दी में। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लंबे समय तक शासन किया था सातवाहन वंश के शासकों ने, जिसमें सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, या जिन्हें हम वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी कहते हैं, ये सभी महान शासक हुए। और हाल जैसे शासक हुए महान, जिन्होंने सातवाहन वंश में शासन किया था। लेकिन तीसरी शताब्दी में सातवाहन वंश का अंत हो गया। अंत हो गया तो इसका भी फायदा मिला गुप्त शासकों को, क्योंकि नीचे की तरफ कोई शक्तिशाली शासक नहीं था मध्य भारत के मध्य क्षेत्र में और दक्षिण क्षेत्र में। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो शक शासक थे, इन्होंने चौथी शताब्दी तक क्या किया था, शासन किया था। शकों के बारे में भी लिख लीजिए कि शक शासक ने चौथी शताब्दी तक शासन किया, शताब्दी तक शासन किया। इन शक शासकों का अंत भी गुप्त वंश के शासक ही करेंगे। गुप्त वंश का एक शासक होगा जिसका नाम होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। वो शक शासकों का अंत कर देंगे, समूल विनाश कर देंगे। तो मैंने आपको बताया कि कुषाण वंश कमजोर होने लगा, कुषाणों के ही सामंत हुआ करते थे गुप्त साम्राज्य के शासक, तो इन्हें मौका मिल गया। इसके साथ साथ सातवाहन वंश अंत हो चुका था, तो इधर भी इन्हें मतलब मौका मिल गया था कि इधर ही विस्तार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आप देखेंगे सातवाहन जो थे वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों पर शासन किया करते थे। तो जब मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भी सातवाहन वंश एकदम खत्म हो गया, तो यहाँ पर मौका मिल गया किनको, गुप्त शासकों को अपने एक नए वंश की स्थापना करने का। इसके साथ साथ शक शासक थे तो उधर किनारे थे, गुजरात और थोड़ा सा उज्जैन वाला जो क्षेत्र था वहां पर शासन करते थे। तो इन्हें एक मौका मिल गया उत्तर भारत में, क्योंकि कुषाण जब कमजोर हो गए तो उत्तर भारत से उनका अधिकार खत्म हो गया। तो ऐसी कंडीशन हुई कि ये वाला क्षेत्र जो था, मैं आपको फिर से मैप से बता देता हूँ अच्छे तरीके से। ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे दोस्त, सॉरी मैं फिर से अच्छे से बना दूं, 2 मिनट रुकिए क्योंकि आपको अच्छे से मुझे समझाना है। छोटा सा मैप मैं बना देता हूं और उसी से आप समझ लीजिए। छोटा सा मैप मैं ऐसे ही बना देता हूं और आप समझ लीजिएगा कि ये मान लीजिए हमारा उत्तर भारत है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो शक शासक थे वो इस वाले क्षेत्र पर शासन करते थे, शक जो थे वो इस वाले क्षेत्र पर शासन करते थे, और कुषाण जो थे वो कमज़ोर हो चुके थे। और यहाँ नीचे की तरफ से सातवाहन जो थे, सातवाहन ये भी खत्म हो चुके थे। 7 लिखा है, समझ जाइएगा, सातवाहन खत्म हो चुके थे। तो जो नॉर्थ इंडिया था, यानी आप कहेंगे NI, या आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया जो था, या उत्तर भारत हम जिसे कहते हैं,
ये लगभग यहाँ पर कोई भी शासक नहीं था जो अच्छे तरीके से शासन कर सके। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाया किन्होंने भैया, तो इन्हीं इसी मौके का फ़ायदा उठाया गुप्ता डायनेस्टी ने। गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना हुई यहीं पर, क्योंकि यहाँ पर कोई शासक नहीं था, तो गुप्त शासकों ने एक नए वंश की स्थापना की उत्तर भारत में। तो आप देखेंगे जो गुप्त वंश की शुरुआत है वो उत्तर भारत से भी होगी, और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र से इनका प्रादुर्भाव होगा, यहीं से गुप्त वंश की स्थापना होगी। तो आप समझ गए होंगे कि क्या कारण थे गुप्त साम्राज्य के स्थापना के, क्योंकि ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। कुषाण जब कमजोर हो गए तो उत्तर भारत में इन्हें मौका मिला, क्योंकि नीचे सातवाहन भी समाप्त हो चुके थे। शक इस साइड पर शासन करते थे, तो नॉर्थ इंडिया वाला जो क्षेत्र था ये खाली था, तो इन्होंने अपने वंश की स्थापना कर दी। लेकिन पहले ये एक सामंत के रूप में ही कार्य किया करते थे। ये हमने जान लिया कि आखिर भारत में गुप्त वंश की स्थापना क्यों हुई, क्योंकि हमें टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, हर चीज़ समझनी होगी, तब हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर गुप्त वंश की स्थापना क्यों हुई, आखिर किस तरीके से स्थापना हुई। ओके, अब इसके बाद मैं बात करूं तो कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं कि गुप्त वंश की जानकारी किन चीज़ों से पता चलती है। तो आप लिखेंगे गुप्त वंश की जानकारी, गुप्त वंश की जानकारी। गुप्त वंश की जानकारी कहाँ कहाँ से हमें मिलती है, हमें गुप्त वंश के बारे में कहाँ कहाँ से पता चलता है। तो किसी भी वंश की जानकारी लगभग 2 से 3 चीज़ों से पता चलती है। कौन कौन सी चीज़ें भैया? तो आप देखेंगे, पहला आप देखेंगे साहित्यिक, एक तो होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, किसी वंश के बारे में जानकारी किन चीज़ों से मिलती है? तो एक तो मिलती है भैया साहित्यिक स्रोत से। साहित्यिक स्रोत क्या है कि उस काल में जो पुस्तकें लिखी गई या लेखकों ने उस काल के बारे में जो रचनाएं की, उनसे हमें उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि किसी भी वंश की जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप उस वंश के साहित्यिक स्रोत देख सकते हैं कि उस वंश के बारे में किन किन कवियों और लेखकों ने पुस्तकें लिखी हैं, और उन पुस्तकों को पढ़कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जरिया तो इतिहास जानने का ये है कि आप साहित्यिक स्रोत को पढ़ लें। इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रमाणित जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। अब भैया ये पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब जैसे कि अभिलेख हो गए जो पुरातत्व से प्राप्त हुए हों, या जिन्हें जमीन से खुदाई कर कर निकाला गया हो, या जो स्थित हो। जैसे अभिलेख है, अभिलेख गड़ा हुआ होता है, तो अभिलेख पुरातात्विक स्रोत में आता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे सिक्के जो होते हैं ये भी पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, जो स्मारक होते हैं। यानी कि मान लीजिए गुप्त वंश के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप क्या करेंगे कि गुप्त वंश में या गुप्त साम्राज्य के द्वारा जिन स्मारकों का निर्माण कराया गया था, जैसे मंदिर हो गए या भवन हो गया, उनका निर्माण कराया गया था, तो उन स्मारकों में आप जाएंगे तो वहां पर गुप्त वंश के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो ये हो गए पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि अभिलेखों से हमें जानकारी मिल सकती है। उस काल के सिक्कों से शासकों ने जो जो सिक्के चलवाए थे तो उसमें कुछ ना कुछ अंकित होगा, इससे भी हमें उस वंश के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और स्मारकों से हमें ये जानकारी मिल जाती है। तो किसी भी काल को जानना हो तो आप साहित्यिक स्रोत देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। और तीसरा हो जाता है गुप्त वंश में विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों का वर्णन, विदेशी यात्रियों का वर्णन। यानी कि आप किसी भी वंश के बारे में जानना चाहते हैं तो अगर उसके काल में कोई विदेशी यात्री भारत में आया है तो वह भारत को घूमा होगा, और घूमने के बाद उसने कहीं ना कहीं इसका वर्णन किया होगा, तो इस बात से भी हमें उस काल के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो गुप्त वंश की जानकारी इन्हीं 3 चीज़ों से हमें मुख्यतः मिलती है। एक तो साहित्यिक स्रोत हो गए, दूसरा पुरातात्विक स्रोत उस काल के अभिलेखों, सिक्कों तथा स्मारकों। स्मारक यानी कि बिल्डिंग्स जो होती हैं, चाहे मंदिर हो गए, चाहे आपका हो गया भवन, इन सब से हमें ये जानकारी मिल जाती है। और विदेशी यात्री जो आए थे, जैसे कि फाहियान आया था गुप्त वंश में,
तो उसने जो वर्णन किया उससे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसे नोट करिए, फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। फटाफट नोट करिए। मैं इसे इरेज करता हूँ और आगे की चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। फटाफट मैं इसे इरेज करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। काफ़ी दिनों से क्लासेस नहीं आ पा रही थी। मुझे तो लगता है कि न्यू ईयर के बाद से लगभग 2 से 3 क्लासेस ही आई हैं, फिर कोई क्लास नहीं आ पाई। उसके लिए बहुत माफ़ी चाहूँगा। मैंने सोचा था कि न्यू ईयर से एकदम रेगुलर क्लास आपकी चलाऊँगा मैं, लेकिन कुछ दिक्कतें आ गई। टेक्निकल इशू, मोबाइल मेरी ख़राब हो गई थी और उसी से क्या होता है कि उसी से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो आखिरकार मोबाइल बनी नहीं मेरी, तो मैंने मम्मी की मोबाइल ले ली है अपने, उसी से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा दिक्कतें आ गई इसीलिए, और एक जगह जाना भी पड़ा मुझे, इसलिए क्लासेस नहीं आ पा रही थी। अब मोबाइल भी बन गई है और अब हम क्लासेस रेगुलर लेंगे। ओके, अब इसके बाद मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि गुप्त वंश की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। इसके साथ साथ हमें पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वर्णन से इस वंश की जानकारी मिलती है। तो पहले हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत आप लिख लीजिएगा, साहित्यिक स्रोत या साहित्यिक स्रोत भी आप लिख सकते हैं। गुप्त वंश के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो भैया गुप्त वंश की जानकारी एक पुस्तक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, उससे भी मिलती है। कई सारी पुस्तकें हैं, सबके बारे में हम जानेंगे कि आखिर गुप्त वंश की जानकारी किन किन पुस्तकों से मिलती है। तो पहला आप लिखेंगे भैया कि गुप्त वंश की जानकारी, गुप्त वंश की जानकारी, ये सारी चीज़ें परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, इसलिए पुस्तकों के नाम और उनके राइटर्स का नाम ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश की जानकारी विशाख दत्त की, विशाख दत्त एक रचनाकार है, तो विशाख दत्त जिन्होंने मुद्रा राक्षस की भी रचना की है, और मुद्रा राक्षस से हमें नंदों के अत्याचारों की जानकारी मिलती है और मौर्य साम्राज्य की भी जानकारी मिलती है। ओके, तो विशाख दत्त की पुस्तक, विशाख दत्त की पुस्तक जिसका नाम है, क्या नाम है भैया? तो विशाख दत्त की एक पुस्तक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में रामगुप्त तथा, इस पुस्तक में क्या है भैया? तो इस पुस्तक में रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन है, का वर्णन है। आपसे पूछा जाए कि इस पुस्तक में किन 2 शासकों का वर्णन है, तो गुप्त वंश के 2 शासक रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन मिलता है देवी चंद्रगुप्तम नाम की पुस्तक से, और यह विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। थोड़ा आवाज़ में दिक्कत होगी, छाले मुझे अक्सर निकल आते हैं, इसलिए मैं बताता रहता हूँ कि थोड़ा आवाज़ में आपको दिक्कत हो सकती है, उसके लिए माफ़ करिएगा। तो गुप्त वंश की जानकारी मैंने एक पुस्तक बता दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें हमें रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक पुस्तक और है मुद्रा राक्षसन की, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि विशाख दत्त की एक और पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, लेकिन उससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और नंद वंश की। ओके, इसके बाद मैं बात करूं तो आप कहेंगे भैया कि कालिदास, कालिदास भी गुप्त वंश के थे। गुप्त वंश में ही इनका जन्म हुआ था। गुप्त साम्राज्य में आप देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय जो होंगे इनके ही दरबारी कवि हुआ करेंगे। कौन? तो इनके ही दरबारी कवि हुआ करेंगे कालिदास, महाकवि कालिदास। ओके, हालांकि इसमें भी कई सारी क्या है विडंबनाएं हैं, यानी कि कई इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इतिहास में कई कालिदास हुए हैं, तो ऐसा अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इतिहास में कई कालिदास नाम के कवि हुए हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि कालिदास, इसीलिए गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को
भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। आप लिख लीजिएगा कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का, भारतीय इतिहास, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विकास हुआ, इसके साथ साथ तकनीकी विकास, वैज्ञानिक विकास भी हुआ। तो जिस काल में बहुत सारी समृद्धि हो, या जिस काल में बहुत ज़्यादा साहित्यिक विकास हो, अच्छे अच्छे नई नई कलाओं से स्मारकों का निर्माण हो, तो ऐसे काल को हम स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। अगर आप देखेंगे आगे चलकर मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य जो होगा उसे भी हम भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस काल में भारत में सांस्कृतिक खूब ज़्यादा वृद्धि हुई, खूब सारी रचनाएं लिखी गई। इसी तरीके से गुप्त काल में भी क्या हुआ कि बहुत सारी रचनाएं लिखी गई। अभी हम जानेंगे महाकवि कालिदास के बारे में। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा और इसी के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल भी गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, सांस्कृतिक विकास हुआ, तो समृद्ध था, इसलिए इसे स्वर्णकाल कहा गया। ओके, इसके बाद मैं बात करूं कालिदास की। आप लिख लीजिएगा महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जान लें महाकवि कालिदास की कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि ऋतु संहार, ऋतु संहार, ऋतु संहार, मेघदूतम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम। इन सब की रचना भी गुप्त काल में हुई थी, इसलिए गुप्त काल को स्वर्णकाल कह देते हैं, क्योंकि इतनी प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना इस काल में हुई। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, मालविका। ये रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं महाकवि कालिदास जी की, जैसे कि ऋतु संहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और भैया मालविकाग्निमित्रम। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनकी रचना गुप्त काल में ही हुई, और इसलिए क्या हुआ कि इन रचनाओं से हमें गुप्त काल की भी जानकारी मिलती है। आप देखेंगे ये जो मालविकाग्निमित्रम था, इसे मैंने शुंग वंश पढ़ाते हुए आपको बताया था कि मालविका प्रेमिका का नाम था और अग्निमित्र शुंग वंश के शासक हुआ करते थे। इन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन मालविका अग्निमित्रम पुस्तक में मिलता है। तो भैया महाकवि कालिदास की इन कृतियों से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि शूद्रक की मृक्ष कटिकम, शूद्रक की मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम, कटिकम, और भैया वात्स्यायन की, वात्स्यायन, वात्स्यायन लेखक जो हैं, तो भैया वात्स्यायन की कामसूत्र, कामसूत्र। इन दोनों पुस्तकों से हमें क्या होता है, इन दोनों पुस्तकों से भी हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी जो पुस्तकें हैं ये साहित्यिक स्रोत है, जिससे हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी, नोट करिए। आगे की चीज़ों के बारे में तुरंत बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। मैं सिरेज कर देता हूँ। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। गुप्त वंश को हम 3 से 4 दिनों में बेहतर तरीके से समाप्त करते हुए एंशिएंट हिस्ट्री को जल्द ही हम समाप्त करने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत,
लेकिन उस सीरीज का नाम मैं दूसरा रख दूंगा, आदित्य बैच ही नहीं रखूंगा। मैंने सोचा था आदित्य बैच ही नाम रखूंगा, लेकिन नहीं, मैं उसका नाम कुछ दूसरा रखूंगा। ओके, आदित्य बैच केवल एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रहेगा, मध्यकालीन भारत के लिए मैं दूसरा बैच अनाउंस करूंगा बेहतर तरीके से। ओके, चलिए मैं सीरीज करता हूं और बात करता हूं आगे की चीज़ों के बारे में। चलिए, ये हमारे साहित्यिक स्रोत हो गए। अब हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो आप लिखिएगा गुप्त काल के पुरातात्विक स्रोत। गुप्त काल के पुरातात्विक, गुप्त काल के पुरातात्विक स्रोत। गुप्त काल के पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो गुप्त पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, जैसे अभिलेख हो गया, सिक्के हो गए, इन सब से हमें क्या होता है, गुप्त काल की जानकारी मिलती है। अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्त गुप्त काल की, तो आप लिखेंगे कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। आप लिखेंगे प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, भैया ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है, इसे बेहतर तरीके से मैं आपको जब समुद्रगुप्त पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं बात करूंगा। प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त जो कि गुप्त काल का सबसे महान शासकों में से एक था, तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है, कि विजय अभियानों की जानकारी मिलती है, कि विजय अभियानों की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। ये बात ध्यान रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था, तो भैया ये लिखा था हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे, कवि हरिसेन, इनके द्वारा लिखा गया था। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे समुद्रगुप्त के को जब हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैं बता देता हूं कि कौशाम्बिक अभिलेख जो है, प्रयाग अभिलेख जिसे हम कहते हैं, अशोक का स्तंभ लेख है, उसी अभिलेख में क्या है, प्रयाग प्रशस्ति को मुद्रित किया गया था। और ये प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेण ने लिखी थी, और इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा है। अगर मैं बात करूं तो वैसे तो ये अभिलेख जो था ये कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर ने इसे कहाँ पर, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में स्थापित करवाया गया था, इसलिए इसे हम प्रयाग अभिलेख भी कह देते हैं। ओके, इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं स्कंदगुप्त के भीतरी, स्कंदगुप्त जो शासक होंगे, तो आप लिखेंगे स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से, भीतरी, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हमें क्या होता है, तो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है, हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। हूण आक्रमण को हम स्कंदगुप्त में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो इसकी जानकारी भैया यहीं पर मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हम स्रोत के बारे में एक साथ जान लेते हैं, जिससे परीक्षा में आप अच्छे तरीके से इसे तैयार कर सकें। इसके पश्चात मैं बात करूं प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त के पूना, प्रभावती गुप्त के पूना के ताम्रपत्र अभिलेख, पूना या पुणे जिसे हम कहते हैं, पूना के ताम्रपत्र अभिलेख से हमें श्रीगुप्त की जानकारी मिलती है, श्रीगुप्त की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख से हमें श्रीगुप्त की जानकारी मिलती है, जिसे गुप्त वंश का पहला शासक माना जाता है। इस बात की जानकारी हमें प्रभावती गुप्त के पूर्णा के
ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। गुप्त काल के पुरातात्विक स्रोत हमने इतने जाने। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो जूनागढ़ अभिलेख में हमें भी एक शासक की जानकारी मिलती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त के द्वारा, जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है, की जानकारी मिलती है। ये बात ध्यान रखिएगा। सुदर्शन झील के बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के ही एक राज्यपाल हुआ करते थे जिनका नाम था पुष्यगुप्त। इन्होंने क्या किया था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। रुद्रदामन जो कि शक शासक हुआ करते थे, उन्होंने जूनागढ़ अभिलेख लिखा और इसी अभिलेख से हमें ये बात पता चली। रुद्रदामन ने भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। इसके पश्चात स्कंदगुप्त भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराएगा और जूनागढ़ अभिलेख में ही मुद्रण करवाएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो भैया ये कुछ थे पुरातात्विक स्रोत जिससे हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्त से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हमें भारत में हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है, किस तरीके से गुप्त साम्राज्य में हूणों का आक्रमण हुआ इसकी जानकारी मिलती है। प्रभावती गुप्त के पूर्णा अब के ताम्रपत्र अभिलेख से हमें श्रीगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ जूनागढ़ अभिलेख से हमें स्कंदगुप्त के बारे में भी जानकारी मिलती है। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। नोट करिए, आगे की चीजों के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं, अब हम कुछ स्मारकों के बारे में जान लेते हैं कि गुप्त साम्राज्य में कुछ स्मारक बनाए गए थे या कुछ मंदिर बनाए गए थे जिससे हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो आप लिखेंगे, आप हेडिंग डालिए गुप्त साम्राज्य में या गुप्त काल में भारत में निर्मित प्रमुख मंदिर। मैं इसे रेज करता हूं, फिर बात करते हैं। लिखिएगा गुप्त काल में, या आप लिख लीजिए गुप्त काल के प्रमुख स्मारक। गुप्त काल के प्रमुख स्मारक। अगर मैं कुछ प्रमुख स्मारकों की बात करूं तो पहला आप लिखेंगे तिगवा का विष्णु मंदिर, जो कि गुप्त शासकों के द्वारा बनाया गया था। इससे भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अभी हम जान रहे हैं कि आखिर गुप्त साम्राज्य की जानकारी हमें किन चीज़ों से मिलती है। ओके, तो अगर मैं बात करूं, पहला आप लिखेंगे तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर। फिर आप लिखेंगे भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। आप लिखेंगे नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। ये सब गुप्त साम्राज्य में निर्मित हुआ था। इसके साथ साथ आप लिखेंगे भीतर गांव का मंदिर। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया है भीतर गांव का मंदिर। ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, भीतर गांव का मंदिर। और आप लिखेंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर।
ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं गुप्त काल में निर्मित प्रमुख स्मारकों के बारे में, या गुप्त काल में निर्मित कुछ प्रमुख मंदिर जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। एक तो है भैया तिगवा का विष्णु मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है भैया? तो तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में स्थित है। जबलपुर, जबलपुर कहाँ पर है? तो भैया जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूँ भूमरा का शिव मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है भैया? तो ये सतारा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये सतारा मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूं नचरा कुठारा का मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? तो भैया ये पन्ना मध्य प्रदेश में ही स्थित है, और ये भी गुप्त काल में निर्मित हुआ था। गुप्त शासकों ने इसका निर्माण कराया था। इससे भी हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगर मैं बात करूं भीतर गांव का मंदिर, तो भैया ये कानपुर में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में स्थित है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इसके पश्चात मैं बात करूं देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो भैया ये भी ललितपुर में स्थित है, ललितपुर में स्थित है, और यह भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि गुप्त काल में कुछ प्रमुख स्मारकों का निर्माण भी हुआ था, जिससे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। आप देखेंगे गुप्त वंश की शुरुआत तो बिहार और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र से हुई थी, लेकिन अंत में जाकर ये पूरे उत्तर भारत में फैलेंगे। लेकिन मुख्यतः इनका प्रमुख केंद्र जो होगा ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देखेंगे जितने मंदिर का निर्माण हुआ, जैसे जबलपुर भी मध्य प्रदेश में है, सतारा भी मध्य प्रदेश में, पन्ना भी मध्य प्रदेश में है, और ललितपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन ये तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। एक तरफ से सिर्फ उत्तर प्रदेश से घिरा है, तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। तो ये क्या है कि ये भी मान लीजिए मध्य प्रदेश वाला ही क्षेत्र है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, क्योंकि तीन ओर से मध्य प्रदेश में से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्या है जिला है। ओके, ललितपुर। तो ललितपुर में भी देवगढ़ का दशावतार मंदिर बना। तो इससे आप देख सकते हैं कि अधिकतर जो मंदिरों का निर्माण हुआ वो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में ही हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रमुख शासक जो थे वो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में ज़्यादा ही एक्टिव थे बाद में। ओके, इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और ये प्रमुख स्मारक थे, इससे हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अगर मैं बात करूं तो भैया सिक्कों के बारे में हम जान लेते हैं कि गुप्त काल के सिक्के कौन कौन से थे। तो अगर मैं इनके सिक्कों के बारे में जानकारी आपको बताऊं, तो अगर मैं बात करूं गुप्त काल के सिक्कों के बारे में, तो इस समय सोने का सिक्का चलता था। सोने का सिक्का, सोने के सिक्कों को हम क्या कहते थे गुप्त काल में? तो सोने के सिक्कों को हम क्या कहते थे भैया? तो आप कहेंगे सोने के सिक्के को हम दिनार कहते थे। क्या कहते थे भैया? तो हम दिनार कहते थे। सोने के सिक्के को हम दिनार कहते थे। चांदी के सिक्कों को हम गुप्त काल में क्या कहते थे? तो चांदी के सिक्कों को हम रुपयक कहते थे। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो वो रुपयक कहते थे। और अगर मैं बात करूं गुप्त काल में तांबे के सिक्के को क्या कहते थे? तो इसे भासक कहते थे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। विदेशी यात्रियों की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लिख लीजिएगा विदेशी यात्री। तो भैया गुप्त काल के बारे में विदेशी यात्रियों ने वर्णन किया। कौन कौन से विदेशी यात्रियों ने गुप्त काल के बारे में जानकारी दी? तो पहला आप लिख लेंगे भैया फाहियान। फाहियान, फाहियान जो था ये एक चीनी यात्री था। कौन था भैया? तो ये एक चीनी यात्री था, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? तो यह चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था, और इसने गुप्त काल के बारे में कई सारी जानकारियाँ दी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक यात्री आएगा ह्वेनसांग। हालांकि ये जो यात्री है ये कब आएगा भैया? तो ये जो ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग लिख लीजिएगा। तो ह्वेनसांग जो है ये तो आएगा भैया वर्धन वंश में, या वर्धन काल जिसे हम कहते हैं, पुष्यभूति वंश कहते हैं, उस काल में आएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। लेकिन इसने भी गुप्त काल के बारे में जानकारी दी। ये तो बाद में आया, लेकिन इसने गुप्त काल के बारे में जानकारी दी, काल के बारे में बताया। या आप कह सकते हैं गुप्त काल के अंतिम शासकों के बारे में बताया। जैसे कि आप कह सकते हैं कुमार गुप्त के बारे में इन्होंने बताया, कुमार गुप्त, नरसिंह बालादित्य गुप्त के बारे में बताया।
बुद्धगुप्त के बारे में बताया, इन सभी शासकों के बारे में बताया था। किसने भैया? तो इसने बताया था ह्वेनसांग ने। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ह्वेनसांग ने गुप्त काल के बारे में भी जानकारी दी थी। यह आया था कब भैया? तो ये वर्धन वंश में आया था, हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। लेकिन जो फाहियान था ये चीनी यात्री था और इसने ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही आया था। तो हमने साहित्यिक चीज़ों के बारे में जान लिया, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और स्मारकों के बारे में जान लिया है, और विदेशी यात्रियों के बारे में जान लिया। इन्हीं दो विदेशी यात्रियों से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल से गुप्त वंश के शासकों के बारे में हम बेहतर तरीके से समझेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।